प्लीज। नमस्कार। देहरादून की ओएनजीसी एकेडमी में हम लोग हैं। पैन इंडिया वाव चल रहा है। अंतिम ये सेशन है। सेशन एज इन कि हम लोग 3 दिन के इस फेस्ट को मना रहे हैं। देहरादून अंतिम पड़ाव है। 4 शहरों में हम ये आयोजित कर चुके हैं। अंतिम पड़ाव पे हम चिल्ड्रन लिटरेचर, अनुवाद और हिस्ट्री ऑफ साइंस की बात कर रहे हैं। मॉर्निंग का जो सेशन हुआ, हमारा पूरा सत्र चिल्ड्रन लिटरेचर पे था। उसके बाद अनुवाद का सत्र हमने शुरुआत की दामोदर खड़ से, और उनके साथ थी जयवंती डिमरे जी। वो सेशन हुआ और ये उसका अगला सेशन है, यानी आज का अनुवाद के सेशन में दूसरा सत्र। और इसमें आज हम बात करेंगे पद्मजा घोरपड़े जी से। उनसे बातचीत करेंगे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। जिस किताब पर मैं बात कर रहा हूँ, वो किताब किसी परिचय की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में उस किताब का इतना सम्मान हुआ हर तरफ, और इतनी ज़्यादा स्वीकार्यता उस किताब को हुई कि वो किताब अपने आप में उसका नाम लेना काफ़ी है। सनातन किताब का नाम है। ये किताब सनातन और शरण कुमार लिम्बाले, जिनके परिचय की ज़रूरत मुझे नहीं लगता किसी को देने के लिए है। दलित लेखन का बहुत बड़ा नाम शरण कुमार लिम्बाले। अकरमाशी उनकी आत्मकथा है, जिसकी वजह से वो चर्चा में आए थे, और वो सबको पढ़नी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए। मराठी साहित्य का बड़ा नाम शरण कुमार लिम्बाले। उनकी इस पुस्तक का अनुवाद किया पद्मजा घोरपड़े जी ने। पद्मजा जी एक लंबे समय तक हिंदी पढ़ाती रही हैं, उसके बाद अभी समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं। मैं बताऊं, जब मैं पद्मजा जी को फ़ोन करके बोल रहा था कि आपको ये सेशन करना है और इसमें हम आपसे बातचीत करेंगे, तो पहले वो थोड़ा सा डाइसी थी। कह रही थी कि मैं जी। समाज सेवा के लिए, मैं किसी ट्राइबल इलाके में हूँ, बहुत इंटीरियर में, वहाँ से सेशन करना संभव नहीं है। लेकिन हमारे इल्तिजा के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो पुणे अपने घर आई इस सेशन को करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा जी हमसे जुड़ने के लिए। और अब मैं ये माइक सौंप रहा हूँ एक ऐसे कवि जी। को जिनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। आकाशवाणी से एक लंबे समय तक जुड़े रहे, और कवि, दोहे और गज़ल इस तरीके से उन तमाम भाषाओं में, उन तमाम विधाओं में लिखते हैं जिनका आपको और मुझको ज्ञान है। अगर नहीं है तो शायद वो उसमें भी लिखते हैं, ये वो बेहतर बता पाएंगे। तो मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को माइक सौंप रहा हूँ, और पद्मजा जी से वो बातचीत करेंगे सनातन किताब पर। बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। अंजुम जी। और पद्मजा जी, आपको भी बहुत मेरा सादर नमस्कार। और ये जो सत्र है, ये अंजुम जी किताब तो दे जाओ, वापस करने का वादा किया था। जी जी जी। तो पद्मजा जी का मैं परिचय देने लगूं तो वही वाली बात है जो इससे पहले जयवंती जी ने जैसे कहा था पहले सत्र में कि पूरा सत्र निकल सकता है। लेकिन मेरा इसी बहाने से एक सवाल भी है पद्मजा जी, कि आप के स्वयं जो है कहानी संग्रह हैं 4, कहानी संग्रह 2 हैं, कविता संग्रह 4 हैं, और उसमें पत्रकारिता पर भी किताब है, समीक्षा पर 3 किताबें हैं, संपादन 6 किताबों का है, वगैरह वगैरह, बहुत लंबी कहानी है। तो ये मैं यही जानना चाहता था कि ये अनुवाद की तरफ जो है आना, क्योंकि जब आप स्वयं इतनी समर्थ रचनाकार हैं और हिंदी में लिखती हैं, तो अनुवाद की तरफ आपका आना वो किस प्रयोजन से हुआ? क्या इसमें दलित साहित्य को हम माने, क्या हम शरण कुमार निम्बाले जी को माने, क्या हम ये सरस्वती सम्मान की वजह से ऐसा हुआ? जी, हालांकि अनुवाद आपने पहले किए हैं, वो भी हैं, बहुत जी। सारे अनुवाद यूं तो किए हैं, लेकिन इस तरह से इस उपन्यास का जैसे आपने किया, तो वो बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी विधाएं एक दूसरे के लिए पूरक काम करती हैं। मैं कविता कहानी लिखती हूँ, लेकिन इसके पीछे मुझे प्रेरणा देने वाले 2 लोग हैं। एक कवि हरिनारायण व्यास जो पुणे में थे, सप्तक के कवि रह चुके हैं। वो आकाशवाणी पे थे, और मैं कविता रिकॉर्डिंग करने के लिए गई थी, और उस वक्त उन्होंने कहा था, मतलब एक कवि मुझसे कह रहा था कि आप कहानी लिखिए और अनुवाद कीजिए। तब से मेरे दिमाग में आया कि ये करना तो चाहिए। और मेरे पीएचडी के जो गाइड थे डॉक्टर चंद्रकांत बांदिवडेकर, समीक्षक, वो मुझे अक्सर कहते थे कि जब तक तुम अनुवाद नहीं करोगी तो तुम सक्षमता से उस रचना को समझ नहीं पाओगी। कि पढ़ते समय हम सरसरी तौर पे पढ़ते हैं, या जो घटनाएं हमें अच्छी लगती है बार बार पढ़ते हैं, वर्णन आए और उबाऊ लगा तो हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अनुवाद करोगी तो तुम्हें बाकायदा प्रत्येक शब्द से जूझना पड़ेगा। और ये बातें मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा कि करते हैं अनुवाद, और मैं झुक गई थोड़ा अनुवाद की ओर।
तो सनातन का जो आपने ये निर्णय लिया जी। अनुवाद करने का, इसकी वजह, कोई विशेष वजह? उसकी वजह ये है कि इसके पहले मैंने मराठी के जो सशक्त नाटककार हैं विजय तेंदुलकर जी, उनके नाटकों का अनुवाद किया था, वाणी प्रकाशन से आया था। तो शरण कुमार लिंबाले जी का एक दिन मुझे फ़ोन आया अचानक कि मुझे वाणी से आपका नंबर मिला है और आप मेरी इस किताब का और 2 कविता संग्रह हैं उनका यदि आप अनुवाद करेंगी तो अच्छा लगेगा। और मुझे भी लगा कि एक थोड़ा बिल्कुल अलग माहौल में जाना होगा और मैंने हाँ कहा। और उस वक़्त वो कोरेगाँव भीमा कांड जो चल रहा था, तो सनातन में वो एक टॉपिक है उस पर। और लोग चाहते थे कि इतने वर्ष पूर्व इन्होंने जो उसके बारे में कुछ लिखा होगा और आज वो घटित हो रहा है। तो इतिहास और वर्तमान को जोड़ने का ये जो सिलसिला है लेखक का, तो वो भी सामने आए। तो उस एक 10-12 पन्नों का जो उस वक़्त चल रहा था सारा सिलसिला, उसका अनुवाद करने के लिए मुझे कहा गया। तो जब मैंने उपन्यास पढ़ा, तो मुझे लगा कि 10-12 पन्नों का वो घटना किसी को समझ में नहीं आएगी, जो लेखक ने वहाँ व्यक्त की है, ऐतिहासिक जो घटना है। क्योंकि उसके जो क्या कहेंगे संदर्भ है, शुरू से शुरुआत होते हैं। फिर मैंने वाणी से कहा कि पूरी पुस्तक का अनुवाद करना पड़ेगा, ये बीच में से किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा। और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन जल्दी करनी चाहिए और मैं जुट गई काम में। कितना वक्त लगा फिर, क्योंकि ये बहुत कठिन उपन्यास है, आसान नहीं था जी। काम ये। हाँ, क्योंकि उस उपन्यास का जो माहौल है पूरा या वातावरण है, उससे शहर में रहने वाले लोग ज़रा ज़्यादा ही दूर रहते हैं, केवल सुनी-सुनाई बात रहती है। और मराठी का दलित साहित्य इतना सक्षम है, वो मैंने पढ़ा था बहुत, लेकिन पढ़ना अलग बात है और जब अनुवाद करते हैं तो जूझना जो पड़ा उस माहौल से मुझे दरअसल, क्योंकि वहाँ जो बिल्कुल ही एक बस्ती का जो एक माहौल है, वहाँ हत्याएँ हैं जानवरों की और वो जो उस माहौल में रह रहे हैं और फिर उनका जो वहाँ से निकलना है बाहर, उनकी नई पीढ़ी का। लेकिन फिर भी उनके जो रूट्स कहते हैं, जड़ें वहाँ हैं और वो सारा माहौल मुझे बेचैन करता रहा कि मैं इसे कैसे करूँगी? तो लेकिन हो गया वो। और उसके लिए मुझे काम आया मेरे बचपन में सुनी हुई कहानियाँ नानी से। और उस वक़्त जो देहातों का सारा माहौल था और जो मिथक कथाएँ, रूमर्स या ये जो सारी कथाएँ होती थी और नाना-नानी जिस भाव से बताते थे, वो मेरे सामने आया। कई प्रसंग है इस उपन्यास में कि जो लगे भले ही अतार्किक, लेकिन आज भी उस तरह से माहौल में वो घटनाएँ घटित होती है, मतलब लोग विश्वास रखते हैं। और वो सारा सिलसिला मेरे दिमाग में जब घूमा, तो मैंने कहा कि हो सकता है, क्योंकि शब्दों के पीछे जो वातावरण है और वो भाव निर्मिति है, उससे जब मैं जुड़ गई, तो शब्दों का अनुवाद करना फिर आसान हो गया। तो मेरा जो सवाल था कि कुल मिला के कितना वक्त लगा होगा इसमें? आवाज़ सर आवाज़ नहीं आ रही है। कुल मिला के इसमें कितना वक्त लगा आपको पूरी प्रक्रिया में? बहुत कम समय लगा, क्यों बाहरी तनाव था कि उस वक़्त उनको जल्दी करना और उसके लिए संदर्भ था भीमा कोरेगांव का जो कांड हुआ था, न्यूज़पेपर में काफ़ी उछला गया था वो। आज भी वो सिलसिला अदालत में वग़ैरह जारी है और वो प्रकाशक को, लेखक को लग रहा था कि ये रिलेवेंट है और इसीलिए वो इसी वक़्त आना चाहिए। तो मुझे लगता है वो 1.5 महीने में मैंने पूरा किया था। महीने में? 1.5 से 2 महीने। जी। तो ये मेरे पद्मजा लिए जी भी सबसे रिकॉर्ड ब्रेक था, जी जी, मैं क्योंकि इतने जल्दी मैंने और किसी किताब का किया भी नहीं था अनुवाद। जी 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 जी, तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा। आपने बहुत पुण्य का काम किया है। हिंदी को एक बड़ी कृति आपने ईमानदारी से ये अनुवाद करके दी है। क्योंकि मैं अपने पाठकों के लिए, खासकर युवा मित्रों के लिए बताना चाहूँ कि ये उपन्यास
एक बहुत अलग दुनिया में आपको ले जाता है। कैसे एक देखिए, एक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी की मूल सुविधाओं से वंचित रखा। और ये ऐसा उपन्यास है कि आपको बहुत, अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से बेचैन होंगे, और साहित्य बेचैन करे, हाँ, मनोरंजन की वस्तु नहीं हो सही सकता। बात है। जी जी। तो मैं चाहूंगा कि कई 24 घटनाएँ पेज से मैं ताकि लोग और बेहतर तरीके से जुड़ सकें और पद्मजा जी को और बेहतर समझ सकें, मैं वो कुछ पंक्तियां ही पढ़ता हूं, उतने से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। वो यूं है कि खाल, हड्डियां, गोश्त, कुत्ते, गधे, सुअर, कचरे के ढेर, टूटी झुग्गियां और भरम, टूटे चेहरे, यानी महार बस्ती। धर्मांध हिंदू लोगों के प्रहार किए हुए बोध गुफाओं जैसे महार लोग, चरमराते हुए, थके मांदे, झुके हुए, ना उनके आगे कोई भविष्य न राहत, सुबह शाम आतंक में सांस लेने वाले शापित लोग। तो ये 3 पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती हैं पद्मजा जी। मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि देखिए, इस पूरे जो उपन्यास है, हालांकि कुछ झलक तो हमें मिल गई, लेकिन इस पूरे जो उपन्यास है उसका पूरा वातावरण, उसका पूरा माहौल, उसका यानी जिस तरह की ज़िंदगी महार जीते हैं और फिर जिस जिस तरह के उसमें बदलाव आते हैं, तो जाहिर है कि खास चुनौतियां क्या लगी आपको जब करते? वो तो आपने बताया, तो आपसे शुरू से लग रहा था आपको कि बड़ा कठिन होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रसंग, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मुहावरे, कुछ ऐसे जो एक भाषा के और अलग अलग भाषा का एक मिजाज होता है, उसमें जाहिर है कि कुछ विशेष चुनौतियां आपको ज़रूर मिली होंगी, विशेष बाधाएं आई होंगी, वो बताइए। आपने बात सही पकड़ी और अभी जो आपने पढ़ के सुनाई है पंक्ति, तो चुनौतियाँ दरअसल वो जो अभिव्यक्ति है वातावरण की पूरी, और इस उपन्यास में कोई नायक नहीं है, ढेर सारे लोग हैं, वही नायक का काम कर रहे हैं, माहौल जो है। और मुझे वो एक दिक्कत आई, मतलब बार-बार मुझे लगता था कि इस तरह से हमारे आसपास के लोग जी रहे हैं, बरसों से जीते आ रहे हैं, और हमें केवल मतलब आइवरी टॉवर में बैठकर जैसे हम सहानुभूति देते हैं, तो मुझे वही एक बैरियर लगा कि उस माहौल में जीने वाले लोगों के साथ मैं तादाद में नहीं पा रही थी, और वो कैसे जीते हुए, ये एक सवाल मेरे सामने यही था कि इतनी गंदगी और इतना सारा चरमराता हुआ वातावरण, और इसमें सांस लेने वाले और फिर भी जिजीविषा रखने वाले लोग, और उसमें भी ऐसे कुछ प्रसंग हैं कि जो आनंद मनाते हैं, तो ये कैसे संभव है एक इंसान के नाते? मतलब क्या उनमें ऐसे गुण होंगे, या कैसे किस मिट्टी के बने होंगे वो लोग? और ये सोचते-सोचते कलम मेरी रुक जाती थी। दूसरा एक प्रसंग, उसमें ऐसे कई प्रसंग है कि जो बिल्कुल कलम को रोक लेते थे। वो पार्वती नाम की एक जो महिला है उसमें, और मुझे वो चरित्र इतना अपील किया, मतलब ऐसे कभी-कभी ना आँसू आते थे। एक बहुत ही हँसमुख महिला इस सारे वातावरण में, और उसके कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए कहानियाँ सुनाती है रात भर अपने पति को, और पति सोता है तो कहती है, "हाँ, हाँ करो।" और कहानियाँ कहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सुबह भूल जाती है। ये एक इतना, मैं कहती हूँ कि मतलब कोई जिसने कुछ भोगा है ना, वही लेखक ये सब लिख सकता है। ऐसा वो चरित्र, वो उपन्यास समाप्त होने के बाद भी वो मेरे दिमाग में आज भी घूमता है, और इस तरह से वो सारे माहौल को आनंदित करने वाली औरत, और बाद में ट्रेजेडी ये है, मतलब किस अंधश्रद्धा के समाज में हम जीते हैं, ऐसा मुझे अपने आप पे नफ़रत होने लगी कि उस औरत को वो बुर्ज नहीं बन रहा था, और वो मांत्रिक कहता है कि बलि देना चाहिए, और उसी औरत को वहाँ बलि देते हैं। उसका पति जो उसकी तलाश में निकलता है किसी थोड़ा-सा जो मतलब सिपाही बने हुए लोगों की मदद से, उनके ही कस्बे के लोग, और वो जाते हैं कि हम उसका कुछ पता चला है यहाँ, और उसकी फटी हुई चप्पल दिखती है उसे उस बुर्ज के पास, वो लोग काम कर रहे हैं, और वो जो वहाँ चिल्लाता है कि ये इस चप्पल का अंगूठा मैंने ही सिया था। मतलब ये पूरा क्लाइमैक्स है। बात है।
और उसके बाद का उसका जो सारा माहौल, ऐसे कई क्लाइमैक्स है इस उपन्यास में, रुकना पड़ा, सोचना पड़ा, और उस इमोशनल जो क्राइसिस थे मेरे अपने अंदर के, उससे बाहर आकर फिर अनुवाद करना पड़ा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शब्दों से जूझना इतनी दिक्कत नहीं आई मुझे इस उपन्यास के साथ, लेकिन ये क्राइसिस जो है इमोशनल, उससे जूझने की बहुत मतलब उससे उबारना, फिर तटस्थ करना अपने आप को, और फिर लिखना। जी, वो तो होना था क्योंकि पद्मजा जी स्वयं कवित्री हैं, कहानीकार हैं, भावुक हैं, संवेदनशील हैं, तो ये तो होना ही था। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके इसमें परिचय में देख रहा था मराठी से हिंदी, हिंदी से मराठी, हिंदी की किस कृति, मैं इस पे और बात करूंगा, लेकिन हिंदी से मराठी में भी आपने कुछ कृतियां की हैं जी, वो? रामविलास शर्मा की जो किताब है हिंदी साहित्य इतिहास की संकल्पना है, वो मैंने मराठी में की थी। और दूसरा एन सिंह जो दलित कवि है हिंदी के, तो उनका एक दर्द के दस्तावेज अ, संग्रह है, तो उनमें दलित कवियों की कविताएं संकलित है, वो किया था मराठी में। और प्रेमचंद पर लिखी हुई डॉक्टर बांदिवडेकर जी एक संपादित किताब थी, बहुत पहले लिखी हुई, मतलब एक 25-30 साल पहले, और उसके कुछ संदर्भ जो है बिल्कुल मतलब ताज़ा हो गए थे उन दिनों, तो वो हिंदी की मराठी में आई किताब। और दूसरी हाँ, ठीक है, इतना। सवाल लगेगा कि मराठी से हिंदी में जब अनुवाद करती हैं या हिंदी से मराठी में अनुवाद करती हैं, तो क्या अंतर आता है? क्या ज्यादा कठिन लगता है या आसान लगता है? मराठी मराठी से हिंदी में करना आसान लगता है, हालांकि मातृभाषा मेरी मराठी है, लेकिन जब मैं हिंदी से मराठी करती हूँ तो बहुत दिक्कतें आती हैं। मराठी से हिंदी में करना बहुत आसान हो जाता है। जी 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 जी। अच्छा, सनातन को लेके मैं ये बात ये जानना चाहता था कि अनुवाद, देखिए किसी कानून का की कोई किताब हो या कानून पे कोई लेख हो, तो आप अनुवाद करें तो जो का त्यों आप रख देते हैं, जाहिर है। और जब भी किसी हम्म, ये कविता, कहानी, उपन्यास का आप जब रूपांतरण करते हैं, अनुवाद करते हैं, अनुवाद तो नहीं जी, होता, वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिएशन, एक नई कृति आप एक को जन्म देते हैं। तो जी, जाहिर है कि कोई कितना ही बड़ा लेखक हो और उसको सिनेमा बनाए, उस पर फिल्म बनाई जाए या कुछ भी, उसको नाटक में बदला जाए, कहीं बदला जाए, कोई बदला हो और किसी बड़े से बड़े लेखक का हो, लेकिन उसमें अनुवादक की अपनी कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिविटी उसमें आती है। तो अगर मैं आपसे ये आ पूछूं जाती। कि सनातन में के सारे इस हम्म, अनुवाद में या ट्रांसक्रिएशन में पद्मजा जी का क्या विशेष इसमें, कोई कहें एक्स फैक्टर कहें, जो भी कहें, वो उसमें लगा है? जी जो भयावह यथार्थ है उसमें, उस यथार्थ को काव्यात्मक करने में मैंने थोड़ी सी स्वतंत्रता ली है कि जो नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगा इस यथार्थ को थोड़ा तो सहनीय बनाना चाहिए, तो थोड़ा काव्यात्मकता में लेके आई हूँ। हाँ। जी। लेकिन भाव मैंने ये रखा कि जो कथ्य है मूल, अ, वो कहीं मेरी वो काव्यात्मकता के कारण उसे हानि न पहुंचे, इसको देखा, वो जो इसमें काव्यात्मकता लग रही है, जी जी। वो वो काव्यात्मकता तो मैंने जो 3 वाक्य पढ़े उसमें, जहां आप बाद में लाती हैं ना, वो कविता ही है। जी, टूटे, अब सारी बातें करने के बाद हड्डियां गोश्त वगैरह, फिर जो टूटे हुए भरम, तो टूटे हुए हम्म, चेहरे, तो वो आता है बार बार इसमें से, इस संग्रह में बाकायदा। वो आपका योगदान वाकई सराहनीय है। ये बताइए, निम्बाले जी को आपने पूरा सारा अनुवाद क्या उन्हें दिखाया, या उन्होंने उन्होंने कहीं पर कुछ कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा हो जाए? नहीं, उनका कहना था, शुरू से ही उन्होंने कहा था कि मतलब प्रकाशक के पास भेजने के पहले आप मेरे पास भेज दीजिए, तो अनुवाद होने के बाद मैंने एक कॉपी जेरोक्स करके उनको दी थी। और मतलब ये उनकी महानता है कि उन्होंने कहा वाक़ई बहुत अनुवाद हुआ, अच्छा हुआ है, और मैं सहमत हूँ आपसे। जहाँ-जहाँ आपने थोड़ी लिबर्टी ली है, तो उनको अच्छा लगा। तो ये जी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। जी जी।
चूंकि देखिए मैं जुड़ा रहा वो आकाशवाणी के सर्वभाषा कवि सम्मेलन से, जी, जहाँ 22 भाषाओं का आपस में आदान प्रदान होता है। तो ये सच बात है कि कई बिल्कुल। दफे जो मूल कविता है, अनुवादक जो है वो उसको और आसान भी बना देता है, बेहतर भी बना देता है। तो इसके लिए तो आपको बधाई। मैं सिर्फ चूंकि आपने ये काम किया, एक बहुत आप समर्थ लेखिका हैं हिंदी की, इतनी सारी कृतियां आपकी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मराठी और हिंदी दोनों के बीच में जो एक रिश्ता है, जैसे दामोदर खड़से साहब ने बहुत काम किया और भी लोगों ने काम किया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी हुँ, कृतियां होंगी जो आप चाहते होंगे कि हिंदी से मराठी में आए या मराठी से हिंदी में जी। आए। तो वो कुल मिलाकर क्या परिदृश्य है हिंदी और मराठी के बीच का जो अंतर संबंध है, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। मराठी में जो आज आज लिख रहे नए लोग, तो उनमें काफ़ी ऐसी बातें दिखाई दे रही है कि वाक़ई लगता है कि उनकी सोच और उनका जो एक बदला हुआ वातावरण है, मतलब बहुत ही सुख-सुविधा में है वो पीढ़ी लेखकों की, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेशन या जो वो उतार रहे हैं कागज़ पर, तो मुझे लगता है वो किताबें हिंदी में आनी चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी थोड़ा उन लोगों से जुड़ने की और करने की। क्योंकि एक 70, 80, 90 तक की जो है प्रातिनिधिक रूप में क्यों ना हो, मराठी से हिंदी में जा चुकी है, अनुदित होके या दूसरी भाषाओं में जा चुकी है। लेकिन 90 के बाद का जो माहौल है मराठी का, वो भी काफ़ी मतलब अनुवाद करने के लिए उकसाने वाला है। वो आना चाहिए। एक सामान्य विचार भी मैं आपका ये लेना चाहूँगा अनुवाद को लेकर के। ये इतना बड़ा काम है, इतना महत्वपूर्ण काम है पूरे देश को। अगर वाकई में जिस तरह से हम कहते हैं, नारेबाजी तो हम बहुत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जोड़ना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सारी भाषाओं का आपस में इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े विराट पैमाने पर अनुवाद का कार्य होना चाहिए। ये ठीक है कि साहित्य बिल्कुल। अकेडमी करती है अपनी कृतियों का, कुछ इस तरह करती हैं। ये वैली ऑफ वर्ड्स का मैं आभार मानूंगा कि उन्होंने अनुवाद को भी पुरस्कारों की श्रेणी में रखा। देश में जी, सैकड़ों साहित्यिक अकादमियां हैं, संस्थाएं हैं, लेकिन आप उंगली पर गिन सकते हैं जो अनुवाद के लिए पुरस्कार देती हैं उस तरह से। तो जी, अनुवाद के क्षेत्र में बिल्कुल। अभी भी उस तरह का जो एक सम्मान अनुवादक का होना, प्रकाशकों की बात करें, बहुत सारे ऐसी कृतियां अभी भी छप रही जिनमें अनुवादक का नाम नहीं होता है। पैसे उसको मिल जाते होंगे, अलग बात है। तो अनुवाद को लेकर के जो आपके विचार हैं, ये इतना जी। महत्वपूर्ण काम, और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भारत सरकार क्या करे, प्रदेश सरकारें क्या करें, हमारी साहित्यिक संस्थाएं क्या करें, हमारे लेखक क्या करें, आपके विचार। साहित्यिक संस्थाएँ जैसे अभी वो का है कि अनुवाद के लिए पुरस्कार दिया, वो बहुत अच्छा लगा ये आपने कहा। तो ऐसी जो संस्थाएँ हैं उनको थोड़ी पहल करनी चाहिए मुझे लगता है। और दूसरी बात है अनुवादकों को खुद अपने लिए जो है एक कहते हैं कि जगह बनानी, वो बनानी चाहिए। जैसे मुझे हमेशा याद आता है जब अनुवादकों को इस तरह से दुर्लक्षित किया जाता है कि उनका नाम बहुत कहीं अगले पन्ने पर वगैरह आते हैं, या वो अनुवादक है, मतलब इस तरह से कि कोई कलात्मकता नहीं है उसमें। ऐसा जो एक माहौल है, तो मुझे हमेशा याद आता है कि पुरानी हिंदी फ़िल्मों में, फ़िल्म जगत में कवियों के नाम या गायकों के नाम नहीं आते थे। तो उनको लड़ना पड़ा था ना कि गीतकार हैं हम, फ़िल्मों के लिए गीत लिखते हैं, लेकिन वो साहित्यिक तत्व तो उसमें भी है। तो मुझे लगता है अनुवादकों के लिए भी ऐसा कुछ करना चाहिए उन्होंने भी, लेकिन ये उतना असंभव लगता भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने-अपने काम में आगे जाता है। लेकिन ये पहल सरकार की ओर से तो होगी नहीं मुझे लगता। साहित्यिक संस्थाएँ या जो अनुवाद का महत्व जानते हैं, आप जैसे सुधीजन या ओऊ के जो सदस्य है वो संस्थाएँ, वो कर सकती हैं। जी, बहुत आनंद आ रहा आपसे चर्चा करके, और सिलसिला बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन हमें इशारा मिल रहा है कि हम बातचीत का समापन करें। तो जो अनुवादक पद्मजा जी हैं, उन्होंने तो अपनी योजना थोड़ी सी बता दी कि वो जो युवा या नए रचनाकार हैं उनको सामने लाया जाए हिंदी में। तो जो हिंदी की मौलिक कवित्री, लेखिका, कहानीकार पद्मजा जी हैं,
वो क्या लिख रही हैं इन दिनों और क्या लिखने वाली हैं, क्या उनके जहन में है आगे के लिए? जी। 2 संग्रह हैं अभी, कहानी और कविता। तो मैंने मतलब बहुत साल हो गए उसे, रिश्तों के परे रिश्ते कहानी संग्रह मेरा आया था। तो मुँह बोले रिश्ते, मतलब खून के रिश्ते नहीं, लेकिन खून के रिश्तों से भी ज़्यादा उन्होंने स्नेह दिया, अपनत्व दिया। तो ना एक 80 तक के रिश्ते वहाँ आए, और उसके बाद अभी ऐसे कई रिश्ते हैं, उसमें मेरे विद्यार्थी भी है कई, और आसपास का माहौल। तो रिश्तों के परे रिश्ते का जो अगला भाग होगा, जमीन पर उतरा आसमान, इस शीर्षक से कहानी संग्रह की मैं तैयारी कर रही हूँ। और दूसरा जो कविता की धारा, जैसे पहले ही आपने कहा कि मैं छोड़ आई थी थोड़ा, तो 5वां संग्रह मेरा आया था 2017 में। उसके बाद मैंने कविता की ओर देखा नहीं, लेकिन वो मुझे उकसा रही है अभी दिमाग में, भीड़ बाढ़ जो भी होती है कविता की। तो उस कविता की तैयारियां चल रही, मतलब काफी रफ तो हो गई है। जंगलों में पेड़ नहीं होते, इस शीर्षक से। तो ये 2 कहानियां और कविता। तो हमें इन कृतियों का इंतजार रहेगा, उनकी प्रतीक्षा रहेगी। जो अनुवाद का आपने बताया है वो भी हम कामना करते हैं कि बहुत जल्द आप, अगर 1.5 महीने में आप सनातन जैसा उपन्यास जो है ला सकती हैं तो ये सारे काम बहुत जल्द पूरे होंगे। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और एक बार फिर से सनातन जैसी कृति को हिंदी में लाने के लिए मैं अब साधुवाद देता हूँ, हिंदी जगत की ओर से साधुवाद देता हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। और मेरी ओर से भी आपका और वो के सभी सदस्यों का बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद।